डियर व्यूअर्स, अब हम शुरू करने वाले हैं अपना नया चैप्टर जो कि है अल्काइल हैलाइड एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑन अल्काइल हैलाइड। इसके बीच हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी। ये है पार्ट 1 हमारे इस चैप्टर का। तो अल्काइल हैलाइड्स होते क्या हैं? तो सबसे पहले हैलाइड्स कहते हैं हैलोजन्स को। हैलोजन्स आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जब ये हैलोजन कार्बन के ऊपर लगे होते हैं और अगर वो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज्ड होता है तो उसे कहते हैं अल्काइल हैलाइड्स। ओके, तो ऐसे ही अगर ये हैलोजन अराइल ग्रुप के ऊपर लगा होता है तो उसे कहते हैं अराइल हैलाइड। और अगर ये हैलोजन डायरेक्टली डबल बॉन्ड के साथ अटैच होता है तो उसे विनाइल हैलाइड कहते हैं। कुछ और तरह के हैलाइड्स हैं, जैसे ये है बेंजाइल हैलाइड। जब बेंजीन और हैलोजन के बीच में एक कार्बन आ जाता है तो उसे कहते हैं बेंजाइल हैलाइड। ऐसे ही ये है अलाइल हैलाइड। जनरल रिएक्शन कौन सी होती है अल्काइल हैलाइड की? अल्काइल हैलाइड जनरली दो तरह की रिएक्शन करते हैं, वो है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल सब्स्टिट्यूट करता है हैलाइड को कार्बन पे, इस कार्बन पे। तो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया हैलाइड को इस कार्बन पे, तो ये है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मींस यहाँ पे आपका जो हैलोजन है वो एक लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट कर रहा है। ओके, तो न्यूक्लियोफाइल ने सब्स्टिट्यूट किया इस कार्बन पे और ये हैलोजन एक्ट कर रहा है एज ए लिविंग ग्रुप। एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है कि हैलोजन लिविंग ग्रुप की तरह एक्ट करता है, लेकिन साथ में बेस जो होता है हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करता है और वहां पे आपका डबल बॉन्ड जनरेट होता है। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में हैलोजन हाइड्रोजन के साथ निकलता है और आपको एल्कीन देता है। ठीक है, डबल बॉन्ड फॉर्मेशन होती है इसमें। तो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था जब हम एसिड एंड बेस पढ़ रहे थे, तो हम उसमें देख रहे थे जो मोस्टली ल्यूइस बेस होते हैं वो न्यूक्लियोफाइल की तरह ही होते हैं। तो इनके बीच में बहुत ही माइनर डिफरेंस है। जैसे हमने एग्जांपल पढ़ा था उसमें ये हाइड्रोक्सिल आयन, ये क्या करते हैं, ये बेस भी हैं और न्यूक्लियोफाइल भी कह रहे थे। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को इसके साथ ट्रीट करते हैं तो एलिमिनेशन प्रोडक्ट हमारा मेजर बनता है और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट हमारा माइनर बनता है। तो कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल या जो बेस है वो कब न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है और कब बेस की तरह एक्ट करता है, ये हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। ओके, तो उससे पहले हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स की। तो पहले है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। अगर हम अल्काइल हैलाइड की बात करें और एल्केन की, सिंपल एल्केन और अल्काइल हैलाइड, जो अल्काइल हैलाइड होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है कंपेयर टू सिंपल एल्केन। और दूसरी चीज, अगर हम चेन लेंथ इंक्रीज करते हैं अल्काइल हैलाइड में, जैसे इसमें इथाइल क्लोराइड है, इसमें प्रोपाइल क्लोराइड है, इसमें एक कार्बन ज्यादा है, तो इस केस में भी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है कंपेयर टू दिस, यू कैन सी। इसका रीजन है ये है कि जैसे ही हम हैलोजन लगाते हैं इस केस में कंपेयर टू दिस, और जैसे ही कार्बन चेन लेंथ इंक्रीज करते हैं तो सरफेस एरिया इंक्रीज हो जाता है, और जैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज होगा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। और जब हम क्लोरीन की जगह ब्रोमीन लगाते हैं तो हमें पता है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन साइज नीचे की तरफ इंक्रीज होता है। तो ब्रोमीन का साइज क्लोरीन से ज्यादा है, तो ब्रोमीन वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होगा कंपेयर टू क्लोरीन वाले कंपाउंड का। तो अगर हम सोल्युबिलिटी की बात करें तो जनरली अल्काइल हैलाइड मोस्टली ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल होते हैं और वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं।
अब हम बात करते हैं केमिकल रिएक्टिविटी की। अभी हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा फिजिकल प्रॉपर्टी, अब हम चेक करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी डिपेंड करती है पोलैरिटी के ऊपर। आपको पता है कार्बन और हेलोजन में हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, राइट। इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से ये विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचता है। तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पे आता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का हो जाता है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप देखेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप, तो आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये रेड कलर में दिखाई हुई है यहाँ पे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्लोरीन के ऊपर बहुत ज्यादा है और फोकस्ड है, एक ही जगह कंसंट्रेटेड है। और ये ब्लू पोर्शन बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है। तो क्लोरीन का देखिए साइज ज्यादा है लेकिन जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डिस्ट्रीब्यूटेड है। और मिथाइल यहाँ पे देखेंगे रेड, ये जो ब्लू कलर है वो बहुत ज्यादा है। तो बिकॉज फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ज्यादा होती है, तो अपने तरफ ये ज्यादा विथड्रॉ करता है इलेक्ट्रॉन। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल मैप। अकॉर्डिंगली आप मिथाइल ब्रोमाइड और मिथाइल आयोडाइड की चेक कर सकते हैं। तो हमें पता चल गया कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और हेलोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है। और हमें ये भी पता है कि ये दो तरह की रिएक्शन में जाते हैं। पहला है न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफाइल होता है वो कार्बन पे अटैक करता है और ये हेलोजन लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकलता है। तो ये है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और एलिमिनेशन रिएक्शन में मैं आपको बता चुका हूँ, हाइड्रोजन और हेलोजन निकलते हैं इन प्रेजेंस ऑफ बेस और एक न्यू पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, ठीक। तो अब हम पढ़ेंगे कौन कौन से फैक्टर इन्वॉल्व होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो यहाँ पे देखेंगे कि पहला जो फैक्टर है ये कार्बन की नेचर क्या है जिसके ऊपर ये लिविंग ग्रुप अटैच्ड है। फॉर एग्जांपल ये कार्बन क्या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन क्या sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, या ये कार्बन स्टेरिकली हिंडर्ड कार्बन है, ओके, या फिर सिंपल अल्काइल कार्बन है, ओके। तो ये पहला फैक्टर होता है कि नेचर ऑफ कार्बन क्या है। दूसरा फैक्टर ये लिविंग ग्रुप, जितना ज्यादा बेटर लिविंग ग्रुप होगा उतनी ही अच्छी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जाएगी। तो दूसरा फैक्टर डिपेंड करता है लिविंग ग्रुप की प्रॉपर्टी। एंड थर्ड इज न्यूक्लियोफाइल, कि कितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये तीन फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के। यहाँ पे देखें आपका हाइड्रोक्सिल आयन इस कार्बन पे अटैक कर रहा है और ये क्लोरीन बाहर निकल रहा है। और यहाँ पे आपका थायोल एंड मिथोक्सी ये सब न्यूक्लियोफाइल है और क्लोरीन, आयोडीन एंड ब्रोमीन दे आर ए गुड लिविंग ग्रुप, ओके। तो ये हो गया सिंपल। अभी हमने देखा कि जहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मींस OH नेगेटिव, SH नेगेटिव, ओके। तो ये कहाँ से आए हैं, ये हमने एसिड बेस में पढ़ा था, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड एक काउंटर आयन होता है, तो जिस जनरली हम इसको रिप्रेजेंट नहीं करते इसलिए सिंपल हाइड्रोक्साइड आयन लिखते हैं। तो ये हो गए वो एग्जांपल जब आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अब ये एग्जांपल है जहाँ पे आपके न्यूक्लियोफाइल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, जिसे न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल करते हैं। जब ये न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है इस कार्बन के ऊपर, तब यहाँ पे आता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे सभी बॉन्ड इंटैक्ट रहते हैं, ठीक। अब यहाँ पे मैं एक चीज बताऊंगा, ये है मिथाइल ग्रुप CH3 CH3 CH3। बट जब आपके
मिथाइल की जगह हाइड्रोजन हो, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अमोनिया अटैक कर रहा है, आपका पॉजिटिव चार्ज आया, नाउ ये जो नाइट्रोजन है ये हाइड्रोजन के साथ अटैच है। ठीक, जब ऐसा केस आता है कि जहाँ पे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन जो हाइड्रोजन के साथ अटैच होते हैं और इनके ऊपर अगर कोई चार्ज है, तो उस केस में दोबारा ये जो आपका बेस है ये क्या करेगा, आपका एक और ये वाला हाइड्रोजन लेके जाएगा और आपका दोबारा न्यूट्रल मॉलिक्यूल दे देगा। ठीक है, ये हो गया। अभी हमने पढ़ा जब आपका न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव है और न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल है, तब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे होती है। तो अब हम कंटिन्यू करते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में रोल प्ले करते हैं। तो पहला है लिविंग ग्रुप। तो कौन सा लिविंग ग्रुप गुड होता है, मीन्स कौन से लिविंग ग्रुप को अच्छा कहा जाएगा। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं जो हमने एसिड बेस रिएक्शन में पढ़ा था। हाइड्रोजन आयोडाइड देता है H प्लस प्लस आई नेगेटिव। ओके, तो यहाँ पे ये है एसिड और ये है कॉन्जुगेटेड बेस इसका। ये हाइड्रोजन आयोडाइड है स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड इसलिए है क्योंकि ये हाइड्रोजन बहुत ही फास्ट निकलता है और जो इसका बेस कॉन्जुगेटेड बेस प्रोड्यूस होता है वो होता है स्टेबल। और मैंने आपको बताया था ये स्टेबल क्यों होता है, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन को अच्छे से एकोमोडेट करता है बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। आयोडीन का जो साइज होता है वो लार्ज होता है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट कर देता है। मीन्स अब ये हो गया स्टेबल, कॉन्जुगेटेड बेस आपका हो गया स्टेबल। और जब ये स्टेबल होता है तो मीन्स ये है वीक बेस। तो यहाँ पे ये सब समझाने का मतलब है कि जो आपका लिविंग ग्रुप निकले, ठीक है, इसमें लिविंग ग्रुप आयोडीन था, इसमें जो भी लिविंग ग्रुप है जब वो निकले तो वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, जैसे ये न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अटैक करेगा तो ये हेलोजन निकलेगा और ये हेलोजन स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होगा तो मतलब ये होगा वीक नेचर का। वीक नेचर का मतलब ये अब दोबारा इस पे रिएक्ट करके ये वापस नहीं देगा। तो अब हम पढ़ेंगे पीरियोडिक टेबल में लिविंग ग्रुप का क्या ट्रेंड है। मैंने आपको एसिड बेस चैप्टर में पढ़ाया था कि जब हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, ओके, तो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होती है, राइट। जब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी इंक्रीज होगी मीन्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो स्टेबल होंगे क्योंकि वो हाईली अटैच्ड होंगे। ओके, तो फ्लोरीन जो है हाईली इलेक्ट्रॉन एक्टिव है, इसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन को ज्यादा स्टेबलाइज करता है अपने वैलेंस शेल में। और जब ये स्टेबलाइज करेगा मीन्स ये एक वीक कॉन्जुगेटेड बेस जनरेट कर सकता है। तो फ्लोरीन एक गुड लिविंग ग्रुप हुआ। ओके, गुड लिविंग ग्रुप और वीक बेस। ठीक, और नाइट्रोजन इसके बिल्कुल अपोजिट हुआ। जो नाइट्रोजन है वो उसकी बेसिसिटी बेटर होगी और क्या कहते हैं, और उसकी लिविंग प्रॉपर्टी कम होगी। ओके, तो ये है पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड जब हम लेफ्ट टू राइट जाते हैं। अब हम आते हैं पीरियोडिक टेबल में फ्रॉम अपवर्ड टू डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अब तो मैंने आपको बताया था आयोडीन अच्छे से स्टेबलाइज करता है, राइट, इलेक्ट्रॉन को बिकॉज ऑफ लार्ज साइज। तो इसलिए आयोडीन वीक कॉन्जुगेटेड बेस जनरेट करेगा जब ये एज ए लिविंग ग्रुप प्रेजेंट होगा कंपेयर टू एनी अदर हेलोजन एटम। तो यही मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि बेसिसिटी ऊपर की तरफ ज्यादा है और लिविंग ग्रुप प्रॉपर्टी नीचे की तरफ जब मूव करते हैं
तब ज्यादा होगी। तो गुड लिविंग ग्रुप कौन कौन से होते हैं? तो इसका एग्जाम्पल है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जितने भी ये हेलोजन है ये दीज आर वेरी गुड लिविंग ग्रुप, क्योंकि आप इनका pKa भी चेक कर सकते हो, वो बहुत कम है। जितना कम pK होता है वो उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, और उतना ही वो रिएक्ट करके कॉन्जुगेटेड बेस देता है जो कि वीक होता है। तो आप ये चीज है, स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, they are weak conjugated base and good living group. Okay, और पुअर लिविंग ग्रुप फॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन कौन से हैं? फ्लोरीन, हाइड्रोक्सिल आयन, NH2, H नेगेटिव R। क्यों? अगर आप इनका pKa देखें कंपेयर टू अदर हेलोजन, ये बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो अब हम चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। लिविंग ग्रुप के बारे में हमने पता कर लिया। अब हम पढ़ते हैं दूसरा फैक्टर जो कि है न्यूक्लियोफिलिक फैक्टर। न्यूक्लियोफिलिक फैक्टर देखिए, पहले ये है आपका एक कंपाउंड। न्यूक्लियोफाइल जो होते हैं वो करते हैं कार्बन के ऊपर अटैक, और जो बेस होते हैं वो करते हैं हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट। तो ये जो न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का अगर हम कंपैरिजन करें यहाँ पे, तो पहला जो रूल है, जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। तो पहली चीज ये याद रख लो कि जितने भी स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता, कई दूसरे फैक्टर भी रोल प्ले करते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक साइज और स्टीरिक फैक्टर। जब ये दो फैक्टर आ जाते हैं तब ये रूल अप्लाई नहीं होता। ठीक है, तो अब हम पढ़ते हैं पहले रूल के बारे में। ए स्ट्रॉन्ग बेस इज स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी पैरेलल बेसिसिटी। ठीक है, मीन्स अगर आपकी बेसिसिटी ज्यादा है तो न्यूक्लियोफिलिसिटी भी ज्यादा होगी। ये कब रूल अप्लाई होता है? तो पहला है, फॉर टू न्यूक्लियोफाइल विद सेम न्यूक्लियोफिलिक एटम, strong base is the stronger nucleophile. Example, OH negative, CS3, CO, O negative। अब आप देखोगे कि नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर ही है दोनों केसेस में। तो इन दोनों केसेस में जो भी स्ट्रॉन्ग बेस होगा वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। अब इन दोनों में से स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा होगा? तो पहले आप इनका बनाइए कॉन्जुगेटेड एसिड। इसका बनेगा CS3COOH, और इसका बनेगा वाटर। इसका pKa होता है अराउंड 4 और इसका pKa होता है अराउंड 15। तो pKa 4 ज्यादा एसिडिक है। मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो ये हुआ वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो वीक कॉन्जुगेटेड बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं हो सकता, राइट? तो ओनली OH नेगेटिव जो कि स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होगा। तो ये है स्ट्रॉन्ग बेस इक्वल टू स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। अब हम दूसरे रूल के बारे में पढ़ते हैं। ए नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज स्ट्रोंगर देन इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। जहां पे भी आप नेगेटिव चार्ज देखेंगे, जैसे हाइड्रोक्साइड आयन है और इसका कॉन्जुगेटेड एसिड है वाटर, राइट? तो जो भी हाइड्रोक्साइड आयन है वो स्ट्रॉन्ग बेस होता है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है कंपेयर टू इट्स कॉन्जुगेटेड एसिड। ओके, और ये पीरियडिक टेबल का ट्रेंड मैं अभी आपको समझा चुका हूं। जब आप राइट टू
लेफ्ट की ओर मूव करते हैं तो आपकी बेसिसिटी इंक्रीज होती है और साथ में न्यूक्लियोफिलिसिटी भी इंक्रीज। तो ये है पहला फैक्टर न्यूक्लियोफिलिसिटी वर्सेस बेसिसिटी में, जहां पे स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। ओके, अब आता है दूसरा फैक्टर जो कि है स्टीरिक इफेक्ट। मैंने कहा था कि स्टीरिक इफेक्ट में ये रूल अप्लाई नहीं होता न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का। अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी स्ट्रॉन्ग है तो बेसिसिटी भी स्ट्रॉन्ग होगी, ऐसा जरूरी नहीं है जब फैक्टर आता है स्टीरिक इफेक्ट का। तो जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, सोडियम इथोक्साइड pKa 15 एंड सोडियम टर्शियोब्यूटोक्साइड pKa 19। 15 ज्यादा एसिडिक है कंपेयर टू 19, तो 15 जो भी बेस जनरेट करेगा कॉन्जुगेटेड बेस, तो स्ट्रॉन्ग एसिड जनरेट वीक कॉन्जुगेटेड बेस, राइट, एंड वीक एसिड जनरेट स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेटेड बेस। तो आपका जो टर्शरी ब्यूटोक्साइड है वो है स्ट्रॉन्ग बेस, और जो इथोक्साइड आयन जनरेट होगा वो है वीक बेस। ठीक, तो अकॉर्डिंग टू पहले फैक्टर क्या होना चाहिए था, स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए था, बट स्टीरिक फैक्टर के केस में ऐसा नहीं है। स्टीरिक इफेक्ट के केस में ऐसा नहीं है। रीजन आपको दिखाता हूं। जैसे ये है मिथाइल, राइट, अब जब इथोक्साइड आता है नेगेटिव चार्ज, ठीक, इस पे जाके इजिली रिएक्ट कर लेता है क्योंकि कोई भी स्टीरिक हिंड्रेंस नहीं है। लेकिन जब आपका टर्शरी ब्यूटोक्साइड आता है, ओके, तो ये जो बड़े बड़े मिथाइल ग्रुप लगे हैं ये हिंडर्ड करेंगे अटैक को हेयर। तो इसके लिए, इस ऑक्सीजन के लिए ये हाइड्रोजन निकालना ज्यादा इजी होगा। तो आपका सोडियम टर्शरी ब्यूटोक्साइड आल्दो ये स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल नहीं है, ये सिर्फ बेस की तरह ही अटैक करेगा और ये हाइड्रोजन निकालेगा। और इथोक्साइड जो कि वीक कॉन्जुगेटेड बेस है वो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा, क्योंकि यहाँ इसके लिए कोई हिंड्रेंस नहीं है अटैक करने में कार्बन में। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑक्सीजन है ब्यूटोक्साइड का, इसके चारों तरफ कितने बड़े बल्कि ग्रुप लगे हुए हैं जो हिंडर्ड करेंगे अटैक को, और इस ऑक्सीजन के पास कोई हिंड्रेंस नहीं है, ये इजिली अटैक कर लेगा इस कार्बन के ऊपर। ठीक है, तो स्टीरिक हिंड्रेंस डिक्रीज न्यूक्लियोफिलिसिटी बट नॉट बेसिसिटी। न्यूक्लियोफिलिसिटी यहाँ पे देखेंगे कम हो गई, लेकिन ये ऑक्सीजन ने इजिली हाइड्रोजन निकाला तो बेसिसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जब ऐसा केस होता है जहाँ पे स्टीरिकली हिंडर्ड बेस होता है, वो पुअर न्यूक्लियोफाइल होता है, उसे कहते हैं नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। तो इसको कहेंगे नॉन न्यूक्लियोफिलिक बेस। अब थर्ड फैक्टर है सॉल्वेंट का। सॉल्वेंट कैसे रोल प्ले करता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। तो हमें पता है दो तरह के सॉल्वेंट होते हैं, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट एंड पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में आप देखोगे कि ये ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, मीन्स आपका हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट होता है और ये इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करता है। तो इसके एग्जांपल है वाटर, मिथेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, एस्टिक एसिड। आप देखोगे कि OH या NH प्रेजेंट होते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में। तो अब आप एक केस लीजिए सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम क्या जनरेट करता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ब्रोमीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। और वाटर अगर लेते हैं आप, तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है
ये ऑक्सीजन के साथ बाइंड हो जाता है। तो आप देखेंगे जो आपका कैटायन है उसको ऑक्सीजन जो कि अनायन है वो इजिली स्टेबलाइज कर देता है। ओके, तो आपका कैटायन अवेलेबल नहीं है। और आपका जो ब्रोमीन है Br नेगेटिव, ये वो उसको हाइड्रोजन आयन H पॉजिटिव आयन इजिली स्टेबलाइज कर देते हैं। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं इसके साथ। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में आपका कैटायन और अनायन दोनों स्टेबलाइज हो जाते हैं। अब ये देखिए ब्रोमाइड आयन। अब हम लेते हैं आयोडीन नेगेटिव। तो आयोडीन का साइज बड़ा है कंपेयर टू Br नेगेटिव या फ्लोरीन। ठीक, तो पीरियोडिक टेबल का ट्रेंड ये है फ्रॉम डाउन टू अप। ओके, तो आयोडीन का साइज बड़ा है। आयोडीन का साइज बड़ा होने के कारण हाइड्रोजन इसको इतने कवर नहीं कर पाते जितने वो फ्लोरीन को कवर कर लेते हैं। फ्लोरीन को तो स्मॉल साइज होने की वजह से पूरा कवर कर लेंगे, लेकिन आयोडीन को अच्छे से कवर नहीं कर पाएंगे। तो आयोडीन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे वो इजिली शेयर हो जाएंगे। तो इस केस में आपका जो ये है आयोडीन वो एक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रेफर करेगा। तो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में जब आप डाउनवर्ड जाते हो पीरियोडिक टेबल में तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, मीन्स न्यूक्लियोफिलिसिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। ठीक है, तो यही मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट nucleophilicity increase down a column of periodic table as the size of anion increase. This is opposite to basicity. मैंने जस्ट अभी समझाया है कि न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है डाउन द पीरियोडिक टेबल। क्या रीजन है? क्योंकि साइज इंक्रीज होता रहता है। आयोडीन का साइज ज्यादा बड़ा है कंपेयर टू फ्लोरीन से। तो यही सेकंड लाइन में लिखा कि स्मॉल इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन फ्लोरीन वो अच्छे से सॉल्वेट हो जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके, जिसकी वजह से ये शील्ड हो जाता है। तो इसके इलेक्ट्रॉन पेयर अब अवेलेबल नहीं है। सो थर्ड पॉइंट में लिखा है ए लार्ज ए लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन लाइक आयोडीन डजंट होल्ड onto solvent molecule tightly। तो सॉल्वेंट इसको हाइड नहीं कर पाते हैं आयोडीन को, तो इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर रह जाता है, जिस न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर की वजह से ये अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। तो न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है डाउन दी कॉलम और बेसिसिटी डिक्रीज होती है। ठीक है, तो ये हुआ पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट का केस। अब हम पढ़ते हैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट वो होते हैं जिसमें OH, NH ये प्रेजेंट नहीं होते, मीन्स हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होता। तो जैसे इसका एग्जांपल है एसीटोन। इसमें देखोगे ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। एस्ट्रोनाइट्राइल नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन नहीं है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन, डाइमिथाइल सल्फोक्साइड, DMF, और ये है हेक्सामिथाइल फोस्फोरामाइड। मींस इसमें हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के। तो पहला केस फिर से दोबारा लेते हैं सोडियम ब्रोमाइड का। सोडियम के ऊपर पॉजिटिव, ब्रोमाइड के ऊपर नेगेटिव। तो सोडियम का जो पॉजिटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन के नेगेटिव चार्ज के साथ बाइंड होगा और स्टेबलाइज हो जाएगा, राइट। और अब लेते हैं जो ब्रोमाइड है Br नेगेटिव, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी डिपेंड करती है। तो क्या ये स्टेबलाइज होता है? नहीं, क्योंकि अब H प्लस आयन नहीं है, राइट। तो जब H प्लस आयन नहीं है तो ब्रोमीन फ्रीली मूव करेगा सॉल्वेंट में।
और इसको नेक्ड अनायन भी कहा जाता है। मीन्स क्योंकि इसको कोई कवर करने वाला आयन नहीं है अब सॉल्वेंट में, तो जब ये फ्रीली मूव कर रहा है तो ये इजिली रिएक्ट कर सकता है। मीन्स इसका बेसिक और न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर पे सॉल्वेंट का कोई रोल नहीं है। ठीक है, तो इस केस में क्या होता है, जो आपका एनायन है ब्रोमीन नेगेटिव, उस पे सॉल्वेंट का कोई असर नहीं है। ठीक, क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इसको कवर ही नहीं कर रहे, तो यहाँ पे सॉल्वेंट की बात करना जायज नहीं है, और जिसे हम कह सकते हैं वेस्ट है, राइट, क्योंकि सॉल्वेंट का कोई इफेक्ट ही नहीं है इस नेगेटिव चार्ज के ऊपर। तो आपका जो ट्रेंड है स्ट्रॉन्ग बेस एंड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का, वो पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट के केस में अप्लाई होता है। ठीक है, तो आपका जो फ्लोरीन है, जो स्ट्रॉन्ग बेस भी है और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी है कंपेयर टू आयोडीन, वो एज इट इज मेंटेन रहेगा। ठीक है, तो आपको मैं फिर से समझा देता हूँ एक बार एक लाइन में। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में क्या होता है, जब आप मूव करते हो डाउन द पीरियोडिक टेबल, न्यूक्लियोफिलिसिटी इंक्रीज होती है, ओके, और बेसिसिटी, ठीक है, वो डिक्रीज होती है। जबकि आप पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट इसकी बात करें, और अगर आप मूव करते हो डाउन द पीरियोडिक टेबल, तो आपकी न्यूक्लियोफिलिसिटी डिक्रीज होती है और बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है। तो आपको फिर से एक बार समझाऊंगा। ये एग्जांपल हाइड्रोजन आयोडाइड, हाइड्रोजन आयोडाइड स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये आपको आयोडीन नेगेटिव देता है। जो आयोडीन नेगेटिव होता है वो होता है वीक कॉन्जुगेटेड बेस। तो डाउन द पीरियोडिक टेबल बेसिसिटी भी डिक्रीज होती है और न्यूक्लियोफिलिसिटी भी डिक्रीज होती है। तो आई थिंक यहाँ पे आप समझ गए होंगे न्यूक्लियोफिलिसिटी और बेसिसिटी का प्रॉपर्टी। तो अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे मैकेनिज्म ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लाइक SN2 एंड SN1। थैंक यू गाइस।